आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मेरे द्वारा लगातार वीडियोस आपके लिए अपलोड की जा रही हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज देहरादून का चौथा और अंतिम पार्ट हम आज देखने जा रहे हैं। और इस पार्ट में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जिनका अभी तक हमने अध्ययन किया हुआ है और उसको हम मैप के माध्यम से थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज आपका ज़्यादा लिखने का काम नहीं होगा, आपने चीज़ों को विजुअलाइज करना है। जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उनको थोड़ा सा देखना है और आप ये नहीं कि बिल्कुल मैप ही आप देखें, ठीक है। आपको जो है हल्का सा विजुअलाइज करना है, ये नहीं कि आप बिल्कुल मैप के पीछे पड़ जाएं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आपने जितनी चीज़ें आपको पढ़ के याद हो गई अच्छी बात है, जितनी चीज़ें आपको देख के याद हो जाएं, और होता ये है कि देख के आपको ज़्यादा याद होता है, ठीक है। तो इसलिए मैप के साथ हम आज चलेंगे। चौथा और अंतिम लेक्चर होगा। कुछ नई बातें हम इसमें जानेंगे, जैसे कि कुछ नई नदियों के बारे में और हम जानेंगे। देहरादून की तहसील और ब्लॉक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ कितने विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो भी पिछले लेक्चर्स में कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी तो उनका अध्ययन भी आज हम यहाँ पर को कोशिश करेंगे कि पूरा कर लें। और लगभग 80% हम देहरादून को 4 लेक्चरों के माध्यम से समझ चुके हैं। रेस्ट 20% आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप किसी टॉपिक पे चलेंगे, जैसे आप कभी नदी तंत्र पढ़ें, कभी संस्थान पढ़ लें, कभी अकादमी पढ़ें, कभी संगठन पढ़ें, तो वहाँ भी आपको इन चीज़ों का जिक्र देखने को मिल जाएगा। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सीधे चौथे लेक्चर की तरफ ना जाएं। पहले चीज़ों को जो मैंने आपका पहला, दूसरा और तीसरे लेक्चर में जो पढ़ा है उनको पढ़ें, उसके बाद आप इस लेक्चर की तरफ आएंगे, तब आपको इस लेक्चर से 100% गेन हो पाएगा। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें, इससे पहले कि आपने सारे लेक्चर्स को कवर करना है, ठीक है। तो ये आपका देहरादून का मैप रहा, ठीक है, जिसमें अगर हम यहाँ देखें तो ऊपर की तरफ हम उत्तरकाशी देखेंगे, इधर हमारा टिहरी है, इधर हमारा पौड़ी, इधर हरिद्वार, इधर यूपी, इधर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपका हल्का सा एरिया आपका इधर यूपी का आ जाता है। इधर से अगर यहाँ से हम देखें तो ये आपका हरिद्वार हो जाता है, इधर यूपी, इधर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इधर की ओर आपका उत्तरकाशी। तो याद नहीं करना है कि देहरादून के उत्तर में उत्तरकाशी है, दक्षिण में पौड़ी है, बस विजुअलाइज करना है, ठीक है। और धीरे धीरे देखते हैं आपको कितनी चीज़ें यहाँ पर से याद हो जाएंगी। तो थोड़ा सा अब मैं देहरादून के प्रशासनिक तंत्र की तरफ चलूँ तो देहरादून की पहले हम एक बार तहसीलें देख लेते हैं, कौन कौन सी तहसील देहरादून में है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कौन कौन से विकास खंड देहरादून में है और इनकी संख्या कितनी है, ठीक है। अगर तहसीलों की बात करें, आप थोड़ा सा इसको नोट करेंगे तो साथ साथ चलेंगे, क्योंकि मैं फिर मिटा दूंगा, कंजस्टेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तहसीलें आपकी हैं 7 और विकास खंड आपके हैं देहरादून में 6। अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में 102 तहसीलें हैं और पूरे उत्तराखंड में विकास खंड कितने हैं, 95 आपके विकास खंड हैं, ठीक है। और तहसील का और विकास खंड का थोड़ा सा अंतर देखें, जैसे आपका तहसील संबंधित है आपका प्रशासन से, विकास खंड आपका संबंधित है विकास योजनाओं से। जैसे आप ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्जाम आया है उसमें आपकी पोस्टिंग होती है विकास खंडों में, आपकी जो नियुक्ति होती है वो विकास खंड में होती है। और अगर जो आपका पटवारी और लेखपाल हैं उनकी नियुक्ति कहाँ पर होती है, तहसील में, ठीक है ना। तो ये इनको ब्लॉक कहते हैं, इनको तहसील कहते हैं, इतना भी समझ जाइए। तो पूरे उत्तराखंड में 102 तहसीलें हैं और पूरे उत्तराखंड में 95 आपके क्या हैं, ब्लॉक हैं, जिनमें से देहरादून में कितने आते हैं, 7, और विकास खंड देहरादून में कितने हैं, 6। तो चलिए पहले हम इनकी तहसील देख लेते हैं देहरादून में कौन कौन सी हैं। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले देहरादून, त्यूनी, दूसरी त्यूनी, तीसरी विकासनगर, कालसी, ये आप पढ़ चुके हैं, चक्राता, देहरादून, त्यूनी, विकासनगर, कालसी, चक्राता और डोईवाला और ऋषिकेश, डोईवाला और ऋषिकेश। डोईवाला और आपका ऋषिकेश, ये आपकी क्या है, 7 यहाँ पर को क्या है, तहसीलें हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप विकास खंड देखेंगे तो विकास खंड कितने हैं, 6 हैं। चलिए विकास खंड भी हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देखेंगे कालसी, चक्राता, डोईवाला,
कालसी, चक्राता, डोईवाला और रायपुर, सहसपुर और आपका विकासनगर। रायपुर, सहसपुर और आपका विकासनगर, ये आपकी क्या है? 6 आपकी विकासखंड हैं, 7 आपकी तहसील हैं। अब इनमें जो देखने वाली चीज़ है या इनसे क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसको अगर हम थोड़ा सा समझते हुए चलें तो आपके लिए बेनिफिट होगा। देखिए क्या, अब डोईवाला कहाँ है? ये एक बहुत साधारण सा प्रश्न है, देहरादून में, हर किसी को लगभग पता होता है। ऋषिकेश देहरादून में, ये तो आपको पता ही है। विकासनगर भी आपको पता ही है, देहरादून राजधानी विकास से संबंधित, तो विकासनगर आप वहाँ टिक करेंगे। त्विनी, कालसी, बस एक त्विनी आपने अभी सुना होगा, ठीक है, इसका भी अभी मैं जिक्र करूंगा त्विनी का। कालसी, चक्राता आपने सुना ही है, चक्राता जौनसार बाबर क्षेत्र में है, ठीक है। और चक्राता की एक और खासियत है, एक विधानसभा क्षेत्र है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड में केवल 2 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, उसकी मैं अभी बात करूंगा। अब ब्लॉक की बात करें, कालसी, चक्राता, डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, ठीक है। टिहरी को मत लीजिए, टिहरी अलग जिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस की वैरायटी क्या हो सकती है। देखो, आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि डोईवाला देहरादून के अधीन निम्नलिखित में से एक है। मैं आपको क्वेश्चंस की वैरायटी बता रहा हूं, आपको एक तैयारी करने का एक मेथड यहां से भी मैं आपको जोड़ रहा हूं। आप जब किसी टॉपिक को पढ़ें तो आप ये समझते हुए चलें कि आप अब उस टॉपिक में पेपर सेट करने वाले हैं, आप उस पेपर को बनाने वाले हैं। अब उस टॉपिक को पढ़ करके आप 5 सबसे बेहतरीन क्वेश्चन क्या तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही बता दे रहा हूं, ठीक है। डोईवाला देहरादून के अधीन निम्नलिखित में से एक है। नीचे आपके ऑप्शन आ जाएंगे विकासखंड, दूसरा आपका ऑप्शन आ जाएगा तहसील, तीसरा आपका आ जाएगा दोनों, और चौथा आपका आ जाएगा नन ऑफ दीज। बस एक बेहतरीन सा एक क्वेश्चन यहां पर आपका बन जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अब इसमें आप देखिए, कुछ इसमें से जैसे 7 तहसील हैं, 6 विकासखंड में से कुछ ऐसे स्थान हैं जो आपके तहसील और विकासखंड दोनों हैं, इनको जरा नोटिफाई कर लो, ठीक है। कौन कौन से हैं देखो, एक तो कालसी, यहां भी आया और यहां भी आया। कालसी आपका विकासखंड भी है और तहसील भी है। अगर आप देखें दूसरी तरफ, फिर उसके बाद आप आए डोईवाला आपका विकासखंड भी है और तहसील भी है, ठीक है। उसके बाद आप आए नेक्स्ट, अगर हम देखें तो आपके पास टेबल है, आप ये खुद भी नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। विकासनगर, ये भी आपका तहसील भी है, और चक्राता, ये भी आपका तहसील भी है और विकासखंड भी है। और साथ ही साथ मैंने बताया चक्राता एक खास विधानसभा क्षेत्र भी है, जो उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, उसमें चक्राता एक विशिष्ट स्थान रखता है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, फिर से। अब फिलहाल इस डेटा पे हम चलते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बेहतरीन सा बन जाएगा देहरादून में, वो ये कि निम्नलिखित में से क्या देहरादून के अधीन केवल एक तहसील है। निम्नलिखित में से क्या देहरादून के अधीन केवल तहसील है। समझ रहे आप क्वेश्चंस को? समझ रहे, आपने पढ़ तो लिया है, ठीक है, पढ़ तो सभी रहे हैं। मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूं कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है। आपने खुद क्वेश्चन बनाने हैं, खुद एक बार अपने माइंड को इस तरह से सोचना है कि आप वहां पर पेपर सेट करेंगे, ठीक है। तो आप, ऐसा तो नहीं है कि 10 प्रश्न यदि आप बना रहे हैं तो आप ऐसे पेपर क्वेश्चन सेट करेंगे कि 10 के 10 सबको आ जाए। बस टॉपिक वही है, डेटा वही है, बस क्वेश्चन बनाने का तरीका देखिए। निम्नलिखित में से क्या देहरादून के अधीन केवल तहसील है। अब आप देखिए ऑप्शन, कालसी, चक्राता, ऋषिकेश और विकासनगर। बस आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन कौन सॉल्व कर पाएगा, जिसने इस डेटा का एनालिसिस करा होगा। तो डेटा होना जरूरी नहीं है, डेटा का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने पहले भी आपको कहा है, मिनिमाइज रिसोर्सेज को मिनिमाइज करो, एनालिसिस पावर को बढ़ाओ, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रकृति को आप समझो, क्वेश्चंस कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर जरा बताइए, निम्नलिखित में से क्या देहरादून के अधीन केवल एक तहसील है। अगर आप देखें, कालसी तहसील के साथ साथ विकासखंड है, या इसको आप ये भी जोड़ सकते हैं, केवल एक तहसील है, ठीक है। तो विकासखंड नहीं है, ऐसा भी इसमें जोड़ा जा सकता है, केवल एक तहसील है, विकासखंड नहीं है।
अब कालसी देखिए विकासखंड भी है और तहसील भी है, चक्राता विकासखंड भी है और तहसील भी है, विकासनगर विकासखंड भी है और तहसील भी है। विकासनगर से याद रखेंगे विकासखंड है, ठीक है, याद हो जाएगा इजीली, आसान है। ऋषिकेश देखिए केवल किस ग्रुप में आता है, तहसील वाले ग्रुप में आता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऋषिकेश हो जाएगा। ठीक है, बस मैंने आपको डेटा दिया, उस डेटा से अभी मैंने केवल 2 प्रश्न बनाए हैं। ऐसे 10 प्रश्न और बन सकते हैं कि आप कहेंगे कि सर हम तो पढ़ के गए थे लेकिन जो है क्वेश्चन थोड़े टेढ़े मेढ़े आ गए। ठीक है, आपने एनालिसिस खुद करना है उसका। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी अब एग्जामिनर ये थोड़ी दे देगा पेपर सेट करने वाला कि कालसी कहाँ स्थित है, तो सभी को पता है, और दे भी दिया तो ये आपका मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए, आप इनका सही आंसर कर पा रहे हैं, तो आप जरूर मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बस मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ, ठीक है, इस समय फिलहाल तो मैंने आपको यही तरीका एक बताया है कि थोड़ा सा स्टडी को कैसे आपने आगे करना है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तैयारी आप समझिए कि हर कोई कर रहा है आज की डेट में, लेकिन आपने कुछ अलग करना है, तो कुछ ऐसे आप इसको करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आज का मेरा लेक्चर देहरादून की जितनी बातें करी हैं उसको थोड़ा सा मैप से दिखाने का है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं आपको दिखाऊं इस मैप में, जैसे हमने तहसीलें पढ़ी थी, तो चलिए तहसील में आपने देहरादून तो यहाँ पर देखा ही देखा है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको त्यूनी दिखाऊं तो त्यूनी कहीं यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, त्यूनी आपका यहाँ पर पड़ता है, और यहीं पर आपका एक स्थान है हनौल। आपको मैंने बताया था हनौल के बारे में क्या है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं रिवीजन भी कर दूंगा। टॉन्स नदी के किनारे पर स्थित है हनौल, किस नदी के किनारे पर स्थित है, टॉन्स नदी के किनारे, और जौनसारी का क्या है, एक प्रमुख पूजा स्थल है। तो टॉन्स नदी आपका इधर से कहीं आती है, ठीक है, और कुछ इस तरह से त्यूनी को टच करते हुए आपका कुछ ऐसे बह रही है। ठीक है, आपने टॉन्स नदी का भी देख लिया। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें आपका चक्राता कहाँ पर है, तो चक्राता आपका यहाँ पर कहीं आता है। चलिए चक्राता की एक विशिष्ट बात हम देख लेते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है, 70+1। 70 क्या है, निर्वाचित है, एक क्या है आपका मनोनीत है। 70 निर्वाचित सीटों में से 15 सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं। 15 सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका एडिशनल डेटा उत्तराखंड के बारे में आप देखेंगे। अभी 70 विधानसभा सीटें हैं निर्वाचित, वैसे टोटल मनोनीत है, निर्वाचित प्लस मनोनीत 71 हो जाती हैं, केवल निर्वाचित 70 हैं, जिसमें से 13 आपकी आरक्षित हैं किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, 2 आपकी आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये जो 2 आरक्षित अनुसूचित जनजाति के लिए, ये आपका एक है चक्राता, दूसरा है नानकमत्ता। ये भी ध्यान रखेंगे, एक चक्राता और दूसरा आपका क्या है इसमें आरक्षित, नानकमत्ता। तीसरा अगर हम देखें कि मसूरी कहाँ पर स्थित है, मसूरी भी हमने पढ़ा है, हालांकि तहसील भी नहीं है, विकासखंड भी नहीं है, मसूरी आपका यहाँ पर कहीं आता है। ठीक है, और कालसी आपका यहाँ पर कहीं है। ठीक है, अभी नदी तंत्र से भी हम इसका अध्ययन करेंगे, कालसी आपका यहाँ पर आपका आ जाता है। ठीक है, देन उसके पश्चात अगला है हमारा विकासनगर, तो विकासनगर आपका कहीं यहाँ पर है, विकासनगर। ठीक है, विजुअलाइज करना है चीज़ों को थोड़ा सा, अभी आप कितनी और चीज़ों को समझ सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर डोईवाला देखें तो डोईवाला आपका यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आपका है ऋषिकेश, यहाँ पर कहीं पर। अच्छा, ऋषिकेश मैंने आपको बताया ही था, देहरादून, टिहरी और पौड़ी तीनों जिलों के बाउंड्री बनाता है। उसमें मैंने हरिद्वार भी बताया था, हरिद्वार को आप हटा देंगे, हरिद्वार की सीमा पर नहीं, टिहरी, पौड़ी और आपका देहरादून, तीनों के बीच मध्य में ये स्थित है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपका नीलकंठ महादेव मंदिर, बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा ऋषिकेश में स्थित है, परंतु एक्चुअल में वो कहाँ पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, ऋषिकेश में जैसे आप देखेंगे नीलकंठ महादेव मंदिर, जिला उसका पौड़ी गढ़वाल पड़ता है, निकट वो आपको बता देंगे ऋषिकेश के। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, आपने ऋषिकेश देख लिया, अब उसके बाद अगर आप देखें त्यूनी, कालसी, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, मैंने आपको क्या बताया था, राजाजी राष्ट्रीय पार्क 3 जिलों में फैला हुआ है, तो पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून, यहाँ पर को 3 जिलों में फैला हुआ क्या है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। राजाजी राष्ट्रीय पार्क 3 जिलों में ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, इसी के बीच में, और चीला और मोतीचूर 2 संरक्षित क्षेत्रों को मिलाकर के वो बना था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अच्छा अगर हम ऋषिकेश को देखें तो जब देखिए ऋषिकेश में
अगर आप देखें, चलिए मैं आपको पहले नदी तंत्र थोड़ा सा समझा देता हूँ। नदी तंत्र को मैप से अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो यहाँ पे टॉन्स नदी इधर से आई, हनौल इसके किनारे पर है, फिर ये त्यूनी को टच करते हुए आई। टॉन्स नदी किसको टच करते हुए आएगी? त्यूनी को। अब उसके बाद इस त्यूनी में यहाँ ऊपर से आती हुई एक आप लोकल एक नदी देखेंगे जिसका नाम है, आप इसके उद्गम स्थल पर नहीं जाएंगे, पब्बर नदी। पब्बर नदी। ट्यूनी में टॉन्स नदी किससे मिलती है? पब्बर नदी से मिलती है। ट्यूनी में टॉन्स नदी किससे मिलती है? पब्बर नदी से मिलती है। इसके बाद ये आपकी जो नदी है कुछ इस तरीके से बॉर्डर बनाते हुए, कुछ इस तरीके से, ध्यान रखना क्वेश्चन आपका क्या आता है, टॉन्स नदी, यहाँ पर है टॉन्स नदी, किस किस का बॉर्डर बनाती है? मैं सिर्फ विजुलाइज करके बता रहा हूँ, रटना नहीं है। टॉन्स नदी आपका बॉर्डर बनाती है हिमाचल प्रदेश और देहरादून का। किसका बॉर्डर बनाती है? हिमाचल प्रदेश और देहरादून का ये बॉर्डर बनाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब जैसे ही ये कालसी में पहुंची, ठीक है, तो यहाँ से आपका नदी आती है कौन सी? इधर से आपका होते हुए नदी आती है उत्तरकाशी यमुनोत्री कांठा से निकलते हुए। यहीं पर डाक पत्थर भी यहीं पर है, ठीक है, एक जगह का नाम है खास डाक पत्थर उसको बोला जाता है जहाँ पर ये मिलती हैं, जगह का नाम है कालसी। तो यहाँ पर आके इससे कौन सी नदी मिल जाती है? यमुना नदी। कौन सी नदी मिल जाती है? यमुना नदी। ठीक है, यानी देखो अब कुछ प्रश्न आपके कैसे आते हैं जिनको आप मैप से आसानी से तैयार कर सकते हो रटने के बजाय। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना में टॉन्स नदी कहाँ से मिलती है, बाएं से या दाएं से? ऐसे गंगा को लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखिए, आपने मैप देख लिया, देहरादून उसके ऊपर है, उत्तरकाशी से निकल करके आ रही हैं नदियां और ऊपर की तरफ है उत्तरकाशी देहरादून के। ठीक है, तो चलिए देखो इस चीज को समझते हैं। आप ये समझिए कि आप एक व्यक्ति इस दिशा से इस दिशा की ओर आ रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है। तो जब ये इधर की ओर मुंह करके आएगा तो इसका दायां कहाँ होगा? इधर होगा। बायां कहाँ होगा? इधर होगा। अच्छा, अब टॉन्स नदी निकलती है उत्तरकाशी की तरफ से आती है और उत्तरकाशी ऊपर है। जब भी ऊपर की तरफ से इसके साथ कोई मिलेगा इस नदी के साथ, तो हमेशा कहाँ से मिलेगा? दाएं से मिलेगा। बात ही खत्म। अगर नीचे से कोई मिलेगा तो विजुअलाइज करने का मैं बता रहा हूं सिर्फ, अगर इस तरफ से कोई मिलेगा तो वो उस नदी के किस हिस्से से मिलेगा? बाएं हिस्से के साथ मिलेगा। समझ रहे बात? आपने ये सोचना है कि ये नदी नहीं है, एक व्यक्ति है। ठीक है, अब एक व्यक्ति ऐसे आ रहा है, आपने इसको समझ लिया, ऐसे आ रही है, टॉन्स ऊपर से आ रही है, यमुना यहाँ है। एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है, तो अगर मैं पूछूं, देखो आप किसको कितना रटेंगे? आपने चलो रट दिया कि यमुना के दाएं सिरे से टॉन्स नदी मिलती है। क्वेश्चन पूछ दिया टॉन्स के किस सिरे से यमुना आके मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं एक बार। कोई व्यक्ति अगर इधर से आ रहा है तो उसका दायां ऊपर की तरफ होगा, उत्तर की तरफ होगा उसका दायां। अब ऊपर से कोई आ रही है नदी तो वो हमेशा उसके किस हिस्से पर टकराएगी? दाएं हिस्से पर टकराएगी। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है तो उसका बायां इस तरफ होगा, तो यहाँ से जो व्यक्ति आएगा तो उसके बाएं से मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा, आपने विजुअलाइज कर लेना है। ठीक है, बस एक बार अगर आप इसको विजुअलाइजेशन को पकड़ गए हो तो आज मैप के माध्यम से ये बताने का मेरा काम जो है सफल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद ये यमुना नदी आगे बढ़ी। जब ये आगे बढ़ती है तो ये आपका फिर अगेन बॉर्डर बनाती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ से आते हुए देखो, यहाँ पर कहीं आसन संरक्षित क्षेत्र है, आसन रिजर्व है। यहाँ से एक नदी आपकी आती है, आसन नदी, इस पे आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? आसन नदी इससे आकर के मिल जाती है कुछ इस तरीके से। और यहीं पर हिमाचल प्रदेश से एक नदी आती है, गिर नदी। कौन सी नदी? अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है टॉन से गिर और आसन, या केवल गिर नदी पूछ देंगे तो किसकी सहायक नदी है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टॉन्स नदी। मैं केवल अभी देहरादून में स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अच्छा, अब फिर से देखो, अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि आसन नदी यमुना से किस तरफ से मिलती है, फिर विजुअलाइजेशन करो। देखो, यमुना ऐसे जा रही है, आसन नदी ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, सॉरी। तो अब कोई व्यक्ति यहाँ से, आप ये समझिए कि नदी ऐसे जा रही है तो इसका बायां इधर होगा, नीचे से कोई नदी आएगी तो हमेशा उसके बाएं हिस्से से मिलेगी। और ऊपर से कौन सी नदी आ रही है? गिर नदी आ रही है, तो गिर नदी कहाँ से मिलेगी? दाएं से मिलेगी। मतलब ये है कि रटना नहीं है, विजुअलाइज करके चीज़ को यहीं पर फाइनल कर देना है। समझ में आ रही है बात? अब उसके बाद यहाँ पर एक धालीपुर स्थान है, धालीपुर में ये आपका यहाँ से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। धालीपुर में ये आपका राज्य से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है, हिमाचल प्रदेश की तरफ ये चली जाती है। अच्छा, अब हिमाचल प्रदेश और आप देखेंगे कि देहरादून, दोनों का बॉर्डर टॉन्स नदी भी बनाती है और यमुना नदी भी बनाती है। टॉन्स नदी भी बना रही है और यमुना नदी भी आपका बनाती है। ठीक है,
और यहीं पर आपका सहसपुर भी है, जो आपने अभी एक विकास खंड देखा वो यहीं पर भी सहसपुर भी है। तो आसन नदी आपका यहाँ से आ गई। ठीक है, चलिए अब दूसरी नदी की तरफ बढ़ते हैं। और उस दिन आपका देखिए, जब मैंने नदी तंत्र बताया, देहरादून में एक बहुत प्रमुख नदी छूट गई थी, सोंग नदी। पता नहीं आपका कैसे छूट गई उस दिन। चलिए कोई नहीं, आज उसको हम सोंग नदी को भी देख लेंगे, देहरादून में उसका क्या क्षेत्र है। चलिए अब देखिए, अगर हम दूसरी नदी जो हमने देखी है वो कौन सी नदी देखी है? गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ पर? ऋषिकेश। गंगा नदी ऋषिकेश में कुछ इस तरीके से आई, ठीक है। उसके बाद ये ऋषिकेश को छूते हुए कुछ इस तरीके से निकलती है, कुछ इस तरीके से ऋषिकेश को छूते हुए। अब देखो गंगा नदी कहाँ बह रही है? पूरे देहरादून के दक्षिण में बह रही है। फिर से आप इमेजिन करो, कुछ ऐसे नदी आ रही है जैसे एक व्यक्ति ऐसे यहाँ से चल रहा है, ये पूरा यहाँ पर गंगा नदी, आपकी गंगा नदी का हिस्सा आता है, ठीक है। अच्छा, देहरादून और पौड़ी के मध्य कौन सी नदी आपकी प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी। देहरादून और पौड़ी के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? उसके बाद ये गंगा नदी आपका हरिद्वार चली जाती है। देहरादून और पौड़ी के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? गंगा नदी। अब आपसे मान लो एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि गंगा नदी, देहरादून गंगा नदी के किस तट पर है? बाएं तट पर है या दाएं तट पर है? या ऋषिकेश गंगा नदी के किस तट पर है, बाएं या दाएं? बिल्कुल कॉमन सेंस के अनुसार चलें, नदी ऐसे आ रही है तो इसके अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर की तरफ है क्या? जैसे आपकी नदी आई तो आप क्या कहेंगे? ऋषिकेश किस में है? दाएं तट पर। किस पर है? दाएं तट पर। और बाएं तट पर इसके क्या है? पौड़ी गढ़वाल है। जब गंगा नदी देहरादून में आपका प्रवाहित होती है तो उस गंगा नदी के दाईं ओर, आप ये खुद ही सोच लीजिए कि नदी ऐसे जा रही है, व्यक्ति एक ऐसे जा रहा है, तो उसका दायां ऊपर की ओर, बायां नीचे की ओर। तो इस नदी के दाईं ओर ऋषिकेश होगा, यानी गंगा नदी के दाईं ओर देहरादून होगा और बाईं ओर क्या होगा? पौड़ी गढ़वाल होगा। और ये नदी राजाजी राष्ट्रीय पार्क के मध्य से भी आपका गुजरती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। उसके बाद ये आपका कहाँ आ जाती है? हरिद्वार में ही आपका आ जाती है। तो ध्यान से समझना, जितनी वैरायटी के क्वेश्चन आप बना पाते हैं उतनी वैरायटी के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। जगहें सारी आपके सामने हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम देखते हैं कि गंगा नदी की ऋषिकेश में सहायक नदी कौन सी है? चंद्रभागा नदी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रभागा नदी दाएं से या बाएं से? तो चंद्रभागा नदी आपका कहीं इस सिरे से आती है, चंद्रबाड़ी ताल, यहाँ पर कहीं चंद्रबाड़ी ताल है, तो ये मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? दाएं से मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, दाएं से मिलेगी, ठीक है। जब भी कोई नदी ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से आते हुए मिल रही है तो हमेशा उस नदी के दाईं तरफ मिलेगी वो। अच्छा, अब एक बहुत प्रमुख नदी है आपकी सोंग नदी। सोंग नदी बेसिकली आपका निकलती है टिहरी गढ़वाल से। सोंग नदी कहाँ से निकलती है? टिहरी गढ़वाल में, धनौल्टी के आसपास से निकलती है, ठीक है। अच्छा, तो सोंग नदी देहरादून मध्य भाग से होके गुजरती है, देहरादून के मध्य भाग से गुजरती है। और यहाँ पर को रायपुर में एक स्थान है, रायपुर, यहाँ पर रायपुर में आकर के किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी? सोंग नदी। सोंग नदी कहाँ से निकलती है? टिहरी गढ़वाल से। देखो, सोंग नदी को देहरादून की मुख्य सिंचाई नदी भी कहा जाता है। ये मेन देहरादून के मेन जो क्षेत्र है इसको सिंचाई भी प्रदान करती है। सोंग नदी धनौल्टी से निकली, धनौल्टी क्या पास स्थान है इसका, ठीक है। टिहरी गढ़वाल से बेसिकली आप ये समझेंगे, और देहरादून के मध्य भाग से होते हुए रायपुर नामक स्थान में किससे मिल जाती है? गंगा नदी से ये मिल जाती है। किस स्थान पर? रायपुर नामक स्थान पर। अच्छा, अब इस सोंग नदी के पास में ही आपका एक इधर की ओर जॉली ग्रांट हवाई अड्डा भी है, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। देखिए, अब जब आप अगली बार मैप बनाएंगे ना तो आप खुद फिल करने की कोशिश करें, जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। 2-4 इंच इधर उधर हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप 1-2 बार खुद फिल करेंगे तो आपको बहुत सारी। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ है? देहरादून में, वो भी इसी क्षेत्र में आसपास आता है। अच्छा, सोंग नदी की कुछ बहुत प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब उन नदियों की तरफ हम ये नहीं जाएंगे कि बिल्कुल उनके जो है उद्गम स्थान की ओर, बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन पूछ दिया जाता है कभी कभार। जैसे अगर हम देखें सिसवा नदी, बिंदाल नदी, रौ नदी, सिसवा, बिंदाल, रौ, बाल्दी नदी, कालीगाड़, ये बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है, जो आपकी देहरादून ये इसी एरिया में जब ये बहती है तो इससे आकर के कोई ना कोई कहीं से टकराती है, ठीक है। छोटी छोटी नदियां हैं। तो अगर आपसे पूछे सिसवा, बिंदाल, रौ, बाल्टी और कालीगाड़ ये किसकी सहायक नदियां हैं? सोंग नदी की। किसकी सहायक नदियां हैं? सोंग नदी की, ठीक है। सोंग नदी किसकी सहायक नदी है?
गंगा की, गंगा से कहाँ पर मिलती है, रायपुर में आकर के गंगा से मिलती है, ठीक है। और ऋषिकेश से गंगा और चंद्रभागा कहाँ पर मिलती हैं, ऋषिकेश में, ठीक है। और सिसवा, बिंदाल, रौ, बाल्दी, कालीघाट। अब इसी के आसपास जो ये सोंग नदी के आसपास वाला हिस्सा है, इसी के आसपास एक जलप्रपात पड़ता है, सहस्त्रधारा जलप्रपात। किसके आसपास, सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो मैंने आपको बताया था क्या है, गंधक युक्त है। मैंने आपको क्या, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, लेकिन आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो आप फिल करना इसको। अब जगह की कमी के कारण कंजस्टेड हो गया है थोड़ा सा, लेकिन साथ साथ चलेंगे तो आप फिल अपना खुद भी करते जाएं तो आपको आसान लगेगा। अब जो जलप्रपात है इसकी बात करें तो सहस्त्रधारा जलप्रपात बहुत सारी, अब ये कहेंगे कि कुछ जैसे ये सिसवा है, बिंदाल है, रौ, बाल्दी, इन सबका एक आप कहेंगे कि संयुक्त तो मिला जुला जो फॉर्म है वो सहस्त्रधारा जलप्रपात में मिलता है। और आप इसको गंधक युक्त भी इसका जल है, मैंने आपको बताया भी था, गंधक युक्त इसका क्या है, जल है, इसमें गंधक पाया जाता है। और अगर जैसे आपको सहस्त्रधारा पूछा जाए किस नदी पर प्रमुख रूप से, तो देखिए वैसे तो कहीं पर मैंने बहुत सारी बुक्स देखी तो मुझे कहीं पर मिला नहीं है एग्जैक्ट, फिर और अदर जितने भी रिसोर्सेज थे उनके माध्यम से मैंने पता करने की कोशिश करी, तो बाल्दी नदी जो है इसका सबसे सुटेबल आंसर अभी तक मुझे मिला है। अगर इसके अलावा आपको कोई आंसर और उसका रिसोर्स पता है, सोर्स पता है, तो आप उसको भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बाल्दी नदी जो है वो आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात का प्रमुख एक हिस्सा मानी जाती है, ठीक है। तो इतनी नदियां आपने देखी, साथ ही साथ देहरादून की जैसे चक्राता विधानसभा सीट की हमने बात कर ली, तो उसके साथ साथ एक चीज और आप देख लेंगे कि देहरादून में टोटल जो है कितनी विधानसभा की, इतनी 70 में से कितनी सीटें देहरादून के पास हैं, तो आपके उनके पास देहरादून के पास 10 सीटें हैं, ठीक है, 70 में से, ठीक हो गया। तो चक्राता बाकी, चक्राता किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, ये आरक्षित सीट है। इसके अलावा देखें अगर हम कुछ जो और संस्थान देखें तो सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान, सचिवालय, अब जैसे सचिवालय देहरादून में ही है तो सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ है आपका, देहरादून में। सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में। इसके साथ साथ राज्य अभिलेखागार, राज्य अभिलेखागार ये भी कहाँ है, देहरादून में है। राज्य अभिलेखागार ये भी कहाँ है, देहरादून में। सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान, साथ ही साथ राज्य अभिलेखागार। अब मैं इसको, ठीक है, तो जो आपने संस्थान इससे पहले देखे हैं उसमें आप देखेंगे जैसे सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान हो गया, और उसके अलावा राज्य अभिलेखागार हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उत्तराखंड भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान यह भी आपका कहाँ है, देहरादून में। उत्तराखंड भाषा संस्थान यह भी आपका कहाँ है, देहरादून में है। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून में। इसके अलावा पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी अकादमी यह भी आपका कहाँ है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी अकादमी ये भी आपका कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि महाराजा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज यह भी आपका कहाँ है, देहरादून में। और इसी के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि फुटबॉल अकादमी, फुटबॉल अकादमी, फुटबॉल अकादमी ये भी कहाँ है, देहरादून में। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, फुटबॉल है, जिसको 28 अप्रैल 2011 को क्या किया गया था, राज्य खेल घोषित किया गया था। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड का राज्य खेल, ठीक है, फुटबॉल। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है, देहरादून में। पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी अकादमी कहाँ है, देहरादून में। उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ है, देहरादून में। सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ है, देहरादून में। और राज्य अभिलेखागार कहाँ है, देहरादून में। इसके अलावा भाषा संस्थान में आप पंजाबी अकादमी भी कहाँ स्थित है, देहरादून में। संस्कृत अकादमी आप देखेंगे तो ये है आपका हरिद्वार में। उर्दू और फारसी ये भी आपका हरिद्वार में ही है, ठीक है। पंजाबी अकादमी देहरादून में, भाषा और हिंदी वाली आपकी देहरादून में, भाषा से संबंधित, ठीक है। तो देहरादून को मैं यहाँ पर आपका फाइनल मान के चल रहा हूँ। जितना भी 4 लेक्चर्स में हमने अध्ययन करा देहरादून के विषय में, मैं चाहूंगा कि आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं और 80% देहरादून मैंने कोशिश करी है कि आपका कवर हो जाए। 80 ना भी तो 60 to 70% तो मैंने पूरा ही आपका कवर किया हुआ है देहरादून।
तो देहरादून के संबंध में आप पूरा अध्ययन करने के बाद इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, यह भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया। उस पर भी फोकस करते हुए चले कि कठिन से कठिन क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। डेटा सबके पास वही है, लेकिन क्वेश्चंस बनाने के तरीके कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि जिससे आप आते हुए भी चीज़ों में उलझ जाते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ का हर एक एस्पेक्ट की तरफ सोच करके अपनी तैयारी को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगला जो जिला हमारा होगा वो होगा हरिद्वार, और यहाँ तक की चीज़ें आप क्लियर रखें। आगे हम देखेंगे हरिद्वार जिला। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।